सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर रहने वाला है बुक्स एंड ऑथर्स पे। ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उसके वो हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ मेरी वो ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। बुक्स एंड ऑथर्स पिछले दो बैच में जो हमने किया था वो क्वेश्चंस के थ्रू किया था, लेकिन यहाँ पे हम पिक्चर्स के थ्रू करने वाले हैं एंड क्वेश्चंस आप खुद लगाएंगे इसमें। ठीक है, बिकॉज जो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे वो सारे क्वेश्चन मतलब आपसे वहाँ पर बनी जाने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे और ये दो पार्ट में लेक्चर डिवाइडेड रहेगा। आज इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट कल करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट बुक एंड दैट इज़ इम्परफेक्ट बाई संजय मांजरेकर। ओके, सॉरी, यस। चलिए सर, हिंदी में भी कराओ बेटा। इसमें हिंदी में क्या करवाएं हैं? हिंदी की पीडीएफ ऐप पर अपलोड क्यों नहीं हो रही है? हो जाएगी अभी। को बता चुका हूँ मैं, रोज़ रोज़ वही सेम चीज़ मत बुलवाया करो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स, जो कि हम दो पार्ट में करने वाले हैं। आज ये हमारा पहला पार्ट है और इसमें हम कुछ बुक्स करेंगे एंड बाकी कुछ बुक्स करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आपको इसमें खुद ही लगाने हैं, बिकॉज फिर से वही सेम चीज़ कुछ करने का मतलब है नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुक है जो कि ऑटोबायोग्राफी है संजय मांजरेकर की। संजय मांजरेकर को आई थिंक आप लोग जानते होंगे। ठीक है, संजय मांजरेकर जो हैं ये इंडिया टीम की तरफ से खेल चुके हैं। ही इज़ वन ऑफ द क्रिकेटर्स और अभी तो खैर ये कमेंट्री वगैरह करते हैं। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है इम्परफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्ट। और काफ़ी कभी कभी न्यूज़ में रहते हैं। थोड़ा पता नहीं क्या जडेजा से इनको क्या नफरत है, जडेजा के रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट करते रहते हैं। दूसरी बुक है हमारी, दैट इज़ द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। तो नाइस गाय कौन है? राहुल द्रविड़। कितने लोगों ने राहुल द्रविड़ को खेलते हुए देखा है? तो आपने देखा होगा कि राहुल द्रविड़ शायद ही कभी किसी से इनकी लड़ाई होती हो। बहुत ही रेयर कभी हुआ हो कि राहुल द्रविड़ एज सच, है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि विराट कोहली एंड राहुल द्रविड़ बोथ आर एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द बोथ आर एट द डिफरेंट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, है ना। तो एक है ना तुरंत गुस्सा होता है, राहुल द्रविड़ कभी नहीं। तो एक काइंड ऑफ ही इज़ अ नाइस गाय। तो ये आसानी से याद हो सकता है, नाइस गाय। ठीक है, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जिसमें कि इस बुक में ये बताते हैं कि किस तरह से वो जो कैंसर के खिलाफ इनकी लड़ाई है उसको जीतते हैं एंड ही कम्स बैक टू द क्रिकेट। तो वो चीज़ को यहाँ पे बताया गया, दैट इज़ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो लाइफ का इनका टेस्ट है वो ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की। द फोर्थ इज़ द प्लेइंग इट माई वे इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर। और इसमें जो बोरिया मजूमदार हैं ही इज़ द को ऑथर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी क्या है, प्लेइंग इट माई वे। आई नेवर सी क्रिकेट मैच। ओके, प्रीति जी हैप्पी बर्थडे। चलो, तो प्लेइंग इट माई वे इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार को ऑथर हैं। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसकी है? दादा की, दैट इज़ सौरव गांगुली। आई थिंक इसमें कुछ रटवाने की ज़रूरत है नहीं, इसको कुछ ना कुछ आपको रिलेट करके याद करना होगा। जैसे कि ठीक है, टेस्ट मैच खेलते हैं युवराज सिंह, ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। नाइस गाय वाला मैंने आपको बता ही दिया है। देन प्लेइंग इट माई वे, आई थिंक ये तो आप में से काफ़ी लोग हैं तो पहले से ही पता होगा। नहीं पता है तो कि भाई जो सचिन तेंदुलकर थे वो किसी को कॉपी नहीं करते थे, अपने ही तरीके से खेलते थे, शांति से अपने तरीके से खेलते रहते थे। और इसी वजह से ये इन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए अपने नाम किए। ठीक है, देन और इतने सारे रिकॉर्ड्स बोरिया में भर के ले गए, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। ठीक है, चलो अगला है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, यानी कि सेंचुरी कौन बहुत मारता था? तो सौरव गांगुली बहुत मारते थे। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं कि अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, सौरव गांगुली। स्ट्रेट ड्राइव कौन मारता था? तो ये है सुनील गावस्कर, जिनको कि लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है ना। और स्ट्रेट ड्राइव इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। तो इनको भी ऐसे याद रखेंगे कि भाई ये स्ट्रेट ड्राइव मारते थे ये। देन अगर बात करें नो स्पिन, ये है शेन वॉन की।
ठीक है। शेन वॉर्न, अब शेन वॉर्न आपको पता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे और मेनली ये बॉलर थे, स्पिन बॉलर, एंड चाइना मैन टाइप ऑफ बॉलिंग के लिए जाने जाते थे, तो ऑफ स्पिन के लिए जाने जाते थे, और अभी तो इनकी खैर डेथ हो चुकी है, लेकिन ये काफ़ी वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट माने जाते हैं अपने टाइम के बॉलर, ठीक है, शेन वॉर्न। और शेन वॉर्न ने ये चीज़ जब बात बोली थी कि सपने में मुझे सचिन तेंदुलकर देखते हैं, ठीक है, तो मतलब ये काफ़ी एक न्यूज़ टाइप बन गई थी कि शेन वॉर्न तक सचिन से डरते हैं, ये काइंड ऑफ, ठीक है। तो शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन, ऑलराइट, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक अभी लिखा नहीं है तो आगे होगा, यहीं पे आपको बता देता हूँ, दैट इज़ स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ठीक है। जैसे कि ये स्ट्रेट ड्राइव है ना, तो ऐसे यहाँ पे नोट करेंगे स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ये किसकी है, ये कपिल देव की है, वैसे तो आई थिंक आगे होगी, ठीक है, कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। अगला है, दैट इज़, ये तो हम देख चुके हैं, मनी में कलाई, कोवलन और माधवी की जो डॉटर होती है उनकी है, और जो चतुर नार है वो उसको लिखते हैं। कौन है इसके ऑथर, चतुर नार जो है इसके ऑथर हैं। बाकी तो हम हिस्ट्री में कर चुके हैं तो यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत है नहीं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने लिखी 1817 में, और आयरनी यहाँ पे ये है कि जेम्स मिल कभी भारत आया नहीं था और उसने हिस्ट्री लिख दी ब्रिटिश इंडिया की, 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड बुक है, ठीक है, जेम्स मिल 1817। अगला है, एंड दैट इज़ अमर जीवन, ये ऑटोबायोग्राफी है राज सुंदरी देवी की, एंड ये काइंड ऑफ पहली फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बाय एन इंडियन वेमेन कंसिडर की जाती है, बाय एन इंडियन वेमेन, किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा कंसिडर की जाती है राज सुंदरी देवी की अमर जीवन, जो कि किस लैंग्वेज में लिखी गई होगी, ऑब्वियस सी बात है इसको बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया होगा। अगला है आई एम नो मसीहा इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोनू सूद। आई एम नो मसीहा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के टाइम पर उन्होंने काफ़ी डोनेशंस वगैरह सब काम किया था, तो इनको मसीहा का टाइटल दिया जाने लगा था, तो ही सेड दैट आई एम नो मसीहा, ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे सोनू सूद। और हमने कुछ इनसे रिलेट किया था क्या हिस्ट्री में जब हम महाजनपद पढ़ रहे थे, कुछ याद है आपको? तो अगर आपको याद हो, छेदी कैपिटल बांदा, याद है कुछ, छेदी बंदा तो अच्छा है, ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको याद किया था। देन रस्किन बॉन्ड, वेरी फेमस ऑथर, वेरी फेमस राइटर, इनके बुक्स हैं द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड्स टू मसूरी, अ हैंडफुल ऑफ नट्स, अ गर्ल इन द ट्रेन, A Girl in the Train, and Angry River. Delhi is not far, Delhi is not far। तो नाम आपको लग सकता है कि इंग्लिश ऑथर, ही वॉज मतलब इंग्लिश बट ही वॉज काइंड ऑफ एंग्लो इंडियन, तो इनका जन्म उत्तराखंड के मसूरी में होता है, ठीक है, तो ये इंडियन ही है, मतलब ब्रिटिश इंडियन बोला जा सकता है, लेकिन इनका जन्म इंडिया में, वो पूरी तरह से रहे भी भारत में ही है ये, ठीक है। तो और गर्ल इन द ट्रेन, और इनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है, अगर आप पढ़िएगा जाके विकीपीडिया पे, काफ़ी इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी, कि इनके मतलब जो मदर, उनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, आई थिंक मदर या फिर फादर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो उसके बाद ये काफ़ी मतलब ज़्यादा स्ट्रगल वगैरह करते हैं, अपने नाना नानी के पास रहते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें से शुरू होती हैं, राइट सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अभी, और कोई किताब, जैसे इनकी अ गर्ल इन द ट्रेन हो गई, एंग्री रिवर हो गई, दिल्ली इज़ नॉट फार, एंड लोन फॉक्स डांसिंग, विल रीड सर, हाँ रीड ज़रूर करना। आई थिंक मतलब कुछ ऐसा होता है कि इनके मम्मी पापा दोनों ही से ही इनका साथ छूट जाता है बहुत ही अर्ली एज में, आई थिंक शायद जितना मुझे याद है मदर मतलब डाइवोर्स कर लेती हैं इनके फादर से, देन फादर इनको रेज़ करते हैं, तो फादर की भी डेथ हो जाती है शायद मलेरिया वगैरह से, एंड फिर ये मतलब काफ़ी बड़े ऑथर है ना। तो ये सारी टाइगर इन दी टनल, और टाइगर इन दी टनल मैंने पढ़ी, अब मुझे याद नहीं आ रही है टाइगर इन दी टनल, लेकिन ये मैंने मतलब स्कूल में पढ़ाई गई थी शायद, जितना मुझे याद आ रहा है, तो टाइगर इन दी टनल है, तो ये बुक्स आपको याद करनी है। बुक्स तो और भी है इनकी, रस्किन बॉन्ड की, और ऐसा मत समझना कि सारे ऑथर्स में हमें इतनी याद रखनी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ऑथर है, जैसे रस्किन बॉन्ड हो गए, फिर सलमान रश्दी भी हो गए,
तो इनकी क्या है, हमें बहुत सारी बुक्स पढ़नी है। तो रस्किन बॉन्ड की हमने इतनी सारी ढेरों बुक पढ़ी, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो मतलब मैं सिलेक्टिव हो रहा हूँ यहाँ पे इन दी सेंस कि भाई जो लगता है मुझे कि इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है, नहीं तो बुक्स तो बहुत हैं, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये किताब है सलमान रश्दी की। सलमान रश्दी, इनका जन्म होता है इंडिया में, बट ही इज़ ब्रिटिश अमेरिकन राइटर। और ये जो इनकी आँख हिफाजत है, ये अभी जा चुकी है आँख इनकी, बिकॉज इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द सैटनिक वर्सेस। और इस किताब में इन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, है ना, उनके बारे में कुछ मतलब मजाकिया ढंग में और ये सब कुछ लिख दिया था, जिसकी वजह से फतवा जारी हो गया था इनके खिलाफ़। फतवा जारी होने की वजह से इन पे बहुत सारे अटैक्स हुए, और एक ही अटैक में इनकी आँख चली गई। जब ये स्पीच दे रहे थे ब्रिटेन में, तो एक बंदा उठ के आया और इनको मतलब अटैक किया इन पे चाकू से, और इनकी आँख में भी वार किया, जिसकी वजह से इनकी आँख जो है पूरी तरह से जा चुकी है। और इसी वजह से अगर आप इनकी अभी की करंट की फ़ोटो देखोगे, तो जो ये चश्मा लगाए हुए हैं उसमें जो राइट साइड वाला को पूरा ब्लैक होगा, वो द सैटनिक वर्सेस ये किताब है। देन जो इन पे मर्डर के अटेम्प्ट हुए, वो इन्होंने रिसेंट जो इनकी सबसे लेटेस्ट किताब है, नाइफ अटेम्प्टेड मर्डर, ठीक है, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर्स, ठीक है, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर्स। तो ये जो किताब है ये इनकी सबसे लेटेस्ट है। मिडनाइट चिल्ड्रन ध्यान रखनी है, द सैटनिक वर्सेस, ग्राइमस ध्यान रखिएगा, ग्राइमस, 4 किताबें ध्यान रखनी है। मिडनाइट चिल्ड्रन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इनको बुक का प्राइज़ भी मिला। ग्राइमस, सैटनिक वर्सेस और नाइफ, ठीक है। सलमान रश्दी, मेन कैम्प, ये है हिटलर की, ठीक है, ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है मेन कैम्प। ये हमने देखी थी हिस्ट्री में भी। डॉलर बहू, ये सुधा मूर्ति की है, जो भी करंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। शी इज़ अ नॉमिनेटेड मेंबर इन दी राज्यसभा। और इनकी और भी कुछ किताबें हैं डॉलर बहू के अलावा, वाइज एंड अदरवाइज। और ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि ये पूर्व जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, उनकी बहू मतलब सास भी हैं इनकी, है ना। वाइज एंड अदरवाइज, दी गोपी डायरीज। और जो इन्फोसिस के जो चेयरपर्सन है, जिन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था कितने घंटे काम करने का, तो नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ भी है ये, ठीक है। हाउस ऑफ कार्ड, द गोपी डायरीज, वाइज एंड अदरवाइज, हाउस ऑफ कार्ड्स, राइट। तो ये 4 किताबें आपको ध्यान रखनी है इनकी, डॉलर बहू, वाइज एंड अदरवाइज, द गोपी डायरीज एंड द हाउस ऑफ कार्ड्स। खुशवंत सिंह की है, पंजाबी राइटर हैं, अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये इनकी है। और एक और याद रखनी है, दैट इज़ ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस, ठीक है। ये 2 किताबें आपको ध्यान रखनी है खुशवंत सिंह की। देखो हर ऑथर की यार मल्टीपल बुक्स हैं। जो ऑथर है, अब जैसे कि हमने स्पोर्ट पर्सनालिटीज़ को देखा था, कपिल देव, सुनील गावस्कर, ये सब, है ना, सौरव गांगुली, इन सब की तो मल्टीपल बुक्स नहीं होंगी, इन्होंने तो बस अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ऑथर नहीं है। लेकिन आप ले लो सलमान रश्दी, है ना, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय, ये सब ढेर, सुधा मूर्ति, ढेरों बुक्स हैं इनकी, सब ढेरों, खुशवंत सिंह, ढेरों बुक्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं सेलेक्ट नहीं, तो वो तो आप भी कर सकते हो ना, गूगल करके आप सारी किताब, है ना। तो लेकिन याद तो आपको सिर्फ वो ही रखनी है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछने का देखो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जिस हिसाब से जो किताबें मोस्ट रिपीटेडली उसने पूछी है, वो यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये भी आसान है याद करना, कौन रेस करता था, तो ये मिल्खा सिंह रेस करते थे। ऑप्शन तो आपके होंगे ही, 4 ऑप्शन कि भाई द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है। एक तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर ही देंगे कि भाई हाँ कौन इसमें से रेसिंग नहीं करता है, लेकिन वैसे अब आपको पता होना चाहिए कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है, मिल्खा सिंह जी की है, ठीक है, वही रेस करते थे। देन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, तो ये है निराज चौधरी की ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडियन। जैसे आपको नहीं पता है ना कि निराज चौधरी कौन है, आप अननोन हो इस इंडियन से, किस इंडियन से, निराज चौधरी से, तो बस ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। जेम्स ब्राउन, ये एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर थे अमेरिका के, और मतलब इज़ फ्रॉम अफ्रीकन ओरिजिन बट अमेरिका में रहते थे, द गॉड फादर ऑफ सोल, ठीक है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। अ सूटेबल बॉय, इनका विकीपीडिया पे जाओगे ना तो इनका ऐसे लिखा है, चिल्ड्रन 9 से 13, मुझे हंसी आई देख के, 9 से 13 कुछ पता नहीं, 9, 10, 11, 12, 13 कितने भी हो सकते हैं, दर्जन भर या दर्जन से ज़्यादा।
अ सूटेबल बॉय इज़ रिटन बाय विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ ही इज़ द सन ऑफ लीला सेठ। लीला सेठ के बारे में हमने क्या पढ़ा था, याद है कुछ पॉलिटी में? हिंट है, हाई कोर्ट आपके लिए। सूटेबल बॉय विक्रम सेठ और अनसूटेबल है करण जौहर। ठीक है, ये अनसूटेबल टाइप है ना, सूटेबल नहीं उतना तो ऐसे याद कर लो, ये करण जौहर है अनसूटेबल। ठीक है, एंड लीला सेठ जो है हमारी फर्स्ट हाई कोर्ट जज, फर्स्ट हाई कोर्ट सॉरी एक सेकेंड, फर्स्ट हाई कोर्ट जज हैं ये, फर्स्ट हाई कोर्ट चीफ सॉरी फर्स्ट हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं ये। ठीक है, और जज कौन है? फर्स्ट विमेन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं ये। और जज की बात करेंगे तो शी इज़ एना चांडी, है ना। किस हाई कोर्ट की? केरला हाई कोर्ट की बनी थी एना चांडी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके इसी बार का सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था कि एना चांडी किस हाई कोर्ट की जज बनी थी, तो केरला जो हाई कोर्ट है उसकी जज बनी थी ये। बाकी लीला सेठ जो है ये फर्स्ट विमेन हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा आपको। अगला देखें 22, एंड दैट इज़ चेतन भगत। चेतन भगत भी ऑथर हैं, राइटर हैं, तो इनकी भी बहुत सारी बुक्स हैं। कौन कौन सी? हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, वॉट यंग इंडियन वॉन्ट्स एंड 400 डेज। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, एंड दैट इज़ हाफ, 1, 3, 20, 400, मतलब नंबर्स हैं इनकी किताब में, इनकी किताब में नंबर्स हैं। हाफ, 1, 3, 20, 400, है ना। ज़्यादातर किताब में आपको इनके नंबर्स देखने को मिलेंगे। कई बार ये जो एडवाइस है जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये काम आ जाती है पेपर में। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है मैंने ये चीज़ पहले ही बताई थी पीवाई की सीरीज़ में, और एक स्टूडेंट ने बोला सर इस तरह से था 400 डेज, मुझे पता नहीं था, मैंने चेतन भगत मार दिया क्योंकि आपने बोला था कि इस तरह से नंबर्स होते हैं बुक में। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि चेतन भगत ने ठान लिया है कि भाई नंबर रखना ही रखना है, लेकिन मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि किसी और की किताब में नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक काइंड ऑफ जैसे हमने याद किया था, है ना, क्लासिकल डांस में कि अगर रेड्डी सर नेम में देखे तो कुचिपुड़ी टिक करिएगा, तो काइंड ऑफ उस तरह का ही है। 23 है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किसने लिखी? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय भी एक काफ़ी फेमस राइटर है। इन पे अभी जो क्या बोलते हैं यूएपीए के चार्जेस चल रहे हैं इन पे, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, क्योंकि थोड़ी सी लेफ्टिस्ट राइटर हैं ये। जो आपने सुना होगा एनडीटीवी के बारे में, उसके जो प्रणय रॉय है ना, जो फाउंडर हैं एनडीटीवी के, वो इनके कज़िन हैं, और शी इज़ अ क्रिश्चियन। ठीक है, शी इज़ नॉट अ हिंदू, ब्राह्मण नहीं है। मतलब इन पे कुछ लोगों ने बोला था ब्राह्मण है, लेकिन शी रेफ्यूज्ड, और एक्चुअल में ये क्रिश्चियन है। इनके मदर और फादर दोनों ही क्रिश्चियन थे, एंड दे बोथ सेपरेटेड व्हेन शी वाज 2। तो इनके जो मतलब थे तो बंगाली ओरिजिन से, लेकिन ये अपना जो पले बड़े थे वो पली बड़ी थी ये केरल में। ठीक है, इनके मतलब काफ़ी इन पे एलिगेशंस लगते रहे कि जो जे.एन.के में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं उनके साथ इनके कनेक्शंस हैं, है ना। और थोड़ा सा लेफ्ट विंगर हैं। ठीक है, इनकी मेनली जो पढ़ाई हुई है वो दिल्ली में ही हुई है, और काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट करती हैं आज़ादी। और इनकी एक किताब भी है जिसका नाम है आज़ादी, यानी कि ये इंडिपेंडेंट कश्मीर की समर्थक हैं ये काफ़ी। ठीक है, तो आज़ादी इनकी एक किताब है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये इनकी किताब है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मिला था बुकर प्राइज़, और ये पहली इंडिया की तरफ से बुकर प्राइज़ विनर थी। अदर बुक्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एंड एन ऑर्डिनरी मेंस गाइड टू एम्पायर। तो ये कितनी बुक्स हमें याद करनी है? 5 बुक्स याद करनी है इनकी। ठीक है, थंबनेल में थी। थंबनेल में क्या? थंबनेल में थी कहाँ पे? आज़ादी, हाँ, हम लेके रहेंगे आज़ादी। सर इनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। लेफ्टिस्ट राइटिस्ट डिसाइड कौन करता है? भाई डिसाइड कोई ऐसा ठप्पा नहीं लगता है आपकी आइडियोलॉजी पे से वो होता है। अगर आप बोलते हो नहीं आज़ादी होनी चाहिए, सोशलिज़म कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़, जैसे इन्होंने कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़ लिखा है अपनी किताबों में, तो उससे पता चलता है आप लेफ्ट विंगर। जैसे अभी हमारी भाभी जी, सॉरी जो मेलोनी जी हैं, तो जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने ये बात बोली थी अभी नहीं कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी इन पे डेमोक्रेसी को खतरा है, इस तरह से एलिगेशंस लगाए जाते हैं।
तो ये एलिगेशन यूजुअली लेफ़्ट वाले लगाते हैं, यानी कि जो हमारी मेलोनी जी हैं वो ये बताना चाह रही, मतलब एक काइंड ऑफ ये आइडियोलॉजी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है तो वो भी राइटिस्ट टाइप ही है, मतलब राइट विंग को वो अब इंडिया में जो अभी करंट में पार्टी आपकी सेंटर में बीजेपी, वो भी राइट विंग ही है, ठीक है। इटली में भी जो जॉर्जिया मेलोनी है वो भी राइट विंग ही है, क्लियर है। तो ये होते हैं राइट विंगर्स, ठीक है। और जो हाँ तो जब जो मतलब ये सब आज़ादी होनी चाहिए, है ना, सबको आज़ादी होनी, तो मतलब ये थोड़ा सा लेफ्टिस्ट टाइप सोच होती है। मालगुडी डेज इज़ रिटन बाय, तो ये किसने लिखी है? आर के नारायण ने। अदर बुक्स कौन कौन सी है? द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये 3 किताबें याद रखनी है आर के नारायण की, मालगुडी डेज, द गाइड एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स। अमिताभ घोष, सी ऑफ पॉपीज, द लिविंग माउंटेन, रिवर ऑफ स्मोक और हंग्री टाइड। सर याद कैसे रखेंगे? सर रेपिटेशन से याद रखना पड़ेगा इनको, ठीक है। कुछ आप बना सकते हो अगर आपको बनाना है कि भाई अमित है वो सी में गया है, समुद्र में गया है पॉपीज़ लेने, ठीक है। समुद्र में नहीं मिले तो माउंटेन में गया है, माउंटेन में नहीं मिला तो, ये तो ऐसे याद कर लो, माउंटेन में गया है, माउंटेन में नहीं मिला तो सी में गया, समुद्र में, और समुद्र में टाइड उठती हैं, पता है ना आपको, जो टाइड्स होती हैं, वाटर टाइड्स, टाइड्स आर पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन दी लेवल ऑफ सी वाटर। और हमने कितनी तरह की टाइड्स पढ़ी थी? स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। किस तरह की टाइड में? तीनों अलाइंड होते हैं, तीनों मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, सन मून एंड अर्थ। किस तरह की टाइड में बताइए जल्दी से? जहाँ पे हाई टाइड बहुत हाई होती है, लो टाइड बहुत लो होती है। तो अमित जो है, अमिताभ, ये कहाँ पे गया? ये माउंटेन में गया, और जब वहाँ पर बहुत उसको धुआं लगा, अमित को बहुत धुआं है, तो भाग के यहाँ पर सी में आया, और सी में उसको टाइड ने परेशान किया, माउंटेन में स्मोक ने परेशान किया, और सी में समुद्र में उसको टाइड ने परेशान किया। तो स्प्रिंग टाइड होती है जहाँ पे तीनों एक लाइन में होते हैं, और तीनों की ये जो क्वाड्रपल पोजीशन होती है जहाँ पे तीनों 90 डिग्रीज में होते हैं, इसको हम नीप टाइड बोलते हैं, जहाँ पे हाई टाइड उतनी हाई और लो टाइड उतनी लो नहीं होती है। टेस्ट ऑफ द डी अर्सिवल्स हैज रिटन बाई थॉमस हार्डी। द ग्रेटेस्ट गैट्सबाई, ये एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने लिखी है, द ग्रेट गैट्सबाई। बस थोड़ा सा रट्टा मार लेना इनका, तो है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अमिताभ घोष, जैसे मैं बात करूँ सलमान रश्दी, जैसे मैं बात करूँ अरुंधति रॉय, ठीक है, जैसे मैं बात करूँ रस्किन बॉन्ड, जैसे मैं बात करूँ चेतन भगत, ये एवरग्रीन टाइप के राइटर्स हैं, इनकी सारी किताब को रटी हुई होनी चाहिए, चाहे जैसे आप याद करो, याद रखना पड़ेगा आपको। ये क्या है कि कभी कभी आ गई, अब रिसेंट में आई हैं तो हम पढ़ रहे हैं कि अगर फिर से अगर किसी ने पूछ ली तो हमें पता होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा भी इसमें याद रख लो कि हाँ गैट्स बाई, कुछ भी बना लो, गैट्स बाई गेराल्ड, तो आपको बस वहाँ बस याद आ जाए बस, ठीक है। करेज एंड कमिटमेंट, एन ऑटोबायोग्राफी मार्गरेट अल्वा की है, इंडियन पॉलिटिशियन है, काफ़ी टाइम काफ़ी डिफरेंट स्टेट की, गोवा, राजस्थान, इन सब की गवर्नर भी रही हैं, एंड करेंटली मैं आई थिंक ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट की पोजीशन पे भी हैं, ठीक है। तो मार्गरेट अल्वा। लिविंग हिस्ट्री, ये है लॉरा बुश की। लॉरा बुश जो हैं ये जॉर्ज ये क्या बोलते हैं, जॉर्ज जो बुश थे, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके वाइफ हैं ये, है ना, जो कि सबसे मतलब फ्रेंडली, सबसे अच्छे प्रेसिडेंट कंसिडर किए जाते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया के पर्सपेक्टिव से जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और APJ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे उस समय, तो उस टाइम पे मतलब काफ़ी सही रिलेशंस थे जॉर्ज बुश के साथ, ठीक है। शी इज़ द वाइफ ऑफ एंड द फर्स्ट लेडी, है ना, आपको पता है जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसकी वाइफ को फर्स्ट लेडी कंसिडर किया जाता है। चलिए अगला, एंड दैट इज़ 30 द हिडन हिंदू इज़ रिटन बाय। तो हिडन हिंदू किसने लिखी है? ये अक्षत गुप्ता ने लिखी है, ठीक है, अक्षत गुप्ता ने हिडन हिंदू। अमीश त्रिपाठी की बुक्स देखते हैं। अमीश त्रिपाठी की जो बुक्स हैं उसमें वो थोड़ी सी रिलीजियस काइंड ऑफ हैं, जैसे कि स्कॉन ऑफ इक्ष्वाकु, भगवान शिव के बारे में, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सीक्रेट ऑफ नागा, द ओथ ऑफ वायुपुत्र, रावण, सीता, मतलब पूरा नाम है सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला, राम। तो मतलब इस तरह की जो किताबें हैं जो रिलीजियस हैं वो या तो अमीश त्रिपाठी की होंगी या देवदत्त पटनायक की होंगी। देवदत्त पटनायक की भी एक सीता करके, सीता एंड इलस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ रामायण, ये वाली जो है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ये अमीश त्रिपाठी की है, ठीक है। सीक्रेट ऑफ द गॉडेस, माई गीता, मिथ इज इक्वल टू मिथ्या, द 7 सीक्रेट्स ऑफ विष्णु, है ना। तो आप जब भी इस तरह की कोई किताब है रिलीजियस टाइप, या तो अमीश त्रिपाठी होंगे या देवदत्त पटनायक होंगे। बहुत चांसेस है कि दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, एक ही होगा, तो आपके लिए और काम आसान हो जाएगा।
और अगर दोनों ऑप्शन में दे दे तो इसलिए आपको दोनों अलग अलग भी थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से। ये भी काइंड ऑफ रिपीटेडली जो पूछे जाने वाले ऑथर्स में है ये भी आपके, ठीक है। देन बात करें अगर सिलेक्शन डे, तो ये लिखी है अरविंद अडिगा ने, और इनकी और किताबें हैं जैसे कि दी वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन दी टावर। सिलेक्शन डे जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि किस तरह से एक आई थिंक ये एक फादर मतलब एक बच्चे की स्टोरी है जो क्रिकेट में सिलेक्शन लेना चाहता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, और उसके जो फादर हैं वो काफ़ी एक आई थिंक कुछ बहुत ही ऐसा छोटा काम करते हैं, है ना। तो उसकी स्टोरी है ये सिलेक्शन डे। और अदर बुक्स हैं वाइट टाइगर और लास्ट मैन इन दी टावर, ठीक है। आप कुछ यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि जैसे अरविंद है, अरविंद का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहाँ पे अरविंद का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो जब सिलेक्शन नहीं हो रहा है अरविंद का एग्ज़ाम में, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, वो टावर में खड़ा हुआ है, टावर में खड़े होकर गार्ड ड्यूटी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी ढंग की जॉब में, इसलिए वो टावर में खड़ा होकर जॉब कर रहा है। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जब टावर में खड़ा था तो उसने एक वाइट टाइगर देखा, उससे वो डर गया, ठीक है। तो अरविंद का सिलेक्शन नहीं हो रहा है और उसने टावर में खड़ा होना पड़ा और वहाँ पर उसने टाइगर देखा, ठीक है। जैसे कि हमने अमिताभ घोष के पढ़े, अमिताभ घोष का हमने कैसे रिलेट किया कि अमित जो है माउंटेन में गया, माउंटेन में जाके देन वो माउंटेन में उसको स्मोक मिला, है ना, रिवर ऑफ स्मोक, है ना। और जब स्मोक मिला तो वो सी में गया, सी ऑफ पॉपीज, देन सी में उसको टाइड मिला तो हंग्री टाइड। तो ये अमिताभ घोष की याद हो गई, ऐसे अरविंद अडिगा की भी याद हो जाएंगी, बार बार रिलेट कर करके याद करोगे तो, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म इज रिटन बाय सीताराम येचुरी। आपको पता है ये सीताराम येचुरी जो कि ऑपोजिशन से आते हैं, जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है उससे बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने किताब लिखी, उनकी किताब है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च टू कम्युनलिज्म। देन बराक ओबामा की है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बराक ओबामा की, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट्स तो नहीं है अभी तक, यहाँ तक किसी को? तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर याद रखेंगे बराक ओबामा की, और अ प्रॉमिस्ड लैंड, अ प्रॉमिस्ड लैंड, ये बस दो याद रखेंगे, अ प्रॉमिस्ड लैंड एंड ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, सिर्फ दो किताबें आपने याद रखनी है। अगला है एंड दैट इज़ गॉन गर्ल। गॉन गर्ल है गिलियन फ्लिन के, गिलियन फ्लिन, गॉन गर्ल गिलियन, ठीक है, जी अगर आ जाए तो। द टोटल रिकॉल, माई अनबिलीवेबल ट्रू लाइफ, ये किसकी स्टोरी है? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को बॉडी बिल्डिंग का एक काइंड ऑफ फोर फादर माना जाता है, ज़्यादातर जिम्स में आपको इनकी फ़ोटो भी दिखेगी। इन्होंने ही काइंड ऑफ जिम कल्चर का मतलब इतना वो माना जाता है इनको, मतलब प्रोपाउंड किया। मिस्टर ओलंपिया इन्होंने कई बार जीता, जो सबसे बड़ा एक्कोलेड होता है बॉडी बिल्डर्स के लिए। इंडिया से आज तक कभी कोई नहीं जीता है मिस्टर ओलंपिया, है ना। और अभी आने वाले सालों में तो ऐसा कोई है भी नहीं कि जो जीते। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई एक साल में किसी ने अपने बॉडी को ऐसा बना लिया कि मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट किया और जीते है, क्योंकि वो पता ही चल जाता है भाई धीरे 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 आपको अपनी बॉडी को एकदम शेप में, एकदम परफेक्ट शेप में लाना होता है, बल्कि शेप में। तो वो मतलब इन्होंने जीत रखा है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने। और ये मूवीज़ में भी इन्होंने काम किया, देन एज अ गवर्नर भी, अमेरिकन स्टेट्स के कुछ गवर्नर भी रहे हैं ये अभी करंट में काइंड ऑफ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। तो ये इन्हीं की है टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबल ट्रू लाइफ स्टोरी। लेकिन ओरिजिनली अमेरिका से नहीं थे, ओरिजिनली आई थिंक पता नहीं मुझे, लेकिन अमेरिका से तो नहीं थे ये। 39 द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी फ्रैंक। ये भी काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी हार्ट टचिंग, ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी दोस्तों, टाइप स्टोरी है ये, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एने फ्रैंक एक छोटी सी बच्ची थी जिसने कि आपको आई थिंक पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हुआ था। हिटलर की जो हिटलर जब पावर में आया था, ठीक है, तो नाजीज थे ये जो जर्मनी वाले थे, इन्होंने क्या बोला था कि मैंने आपको आई थिंक कल भी बताया था कि जो ये जीव्स हैं, जो यहूदी हैं, ये इनको रैट से कंपेयर किया था, रैट से, चूहों से। और चूहों से कंपेयर करने का रीज़न ये था कि जो प्लेग उस समय फैला हुआ था तो वो चूहों की वजह से फैला हुआ था, जिसकी वजह से ढेरों लोगों की जानें जा रही थी और गई थी और जा रही थी। तो लोगों को इसने इस तरह से मोबाइलाइज़ किया अपनी स्पीचेस के थ्रू, ये ज्यूज़ या फिर यहूदी ये राइट्स हैं और इनको हमें मारना है। तो बहुत सारे कंसंट्रेशन आपको पता है कैंप्स बनाए गए थे जिसमें कि लोगों को एकदम भर भर के मारा जा रहा था, एकदम गैस चैम्बर में डाला जा रहा था, कंसंट्रेशन कैंप में
बीमारियों से मृत्यु हो रही थी, किसी को बुखार से। तो मतलब मेन ये था कि पूरी इसको ख़त्म ही कर देना पूरी तरह से। जो सुपीरियर जो रेस वाली थ्योरी है ये हिटलर की थी कि भाई सुपीरियर रेस सिर्फ सर्वाइव करेगी, ये सब रेस सर्वाइव नहीं करेगी। तो ये एक्चुअल में जो ये लड़की थी छोटी सी, तो इसने ये लिखा था अपनी, मतलब ये डायरी में, इसको एक डायरी मिली थी जो इसके फादर ने इसको गिफ्ट करी थी इसके बर्थडे पे। तो ये लिखती थी उस डायरी में कि भाई किस 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 तरह से हम लोग जो हैं, इनका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था जर्मनी में, तो किस तरह से हम लोग बच बच के घूम रहे हैं, बच रहे हैं। कहीं पे आते हैं ये नाजीज़ जो आते हैं तो कहीं बुक शेल्फ के पीछे में छिपना पड़ता है। मतलब ये पूरी एक स्टोरी बताई गई है इस गर्ल के द्वारा डे टू डे कि किस तरह से हम बच बच के घूम रहे हैं। और फाइनली इनको पकड़ लिया जाता है और इनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता है और शी डाइड देयर। 15 साल की उम्र में शी डाइड देयर। बट इनके फैमिली मेम्बर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फादर इनके बच जाते हैं और वो उनकी डायरी को उसका पता लगाते हैं देन, और डायरी जब उनको मिलती है तो उसको पब्लिश करवाते हैं। बिकॉज एने फ्रैंक का इनका मतलब सपना था, उनके फादर का कहना था कि वो ऑथर बने बड़ी हो गए, तो इसलिए इनकी डायरी को पब्लिश करवाया गया। एंड इट बिकेम, मतलब इसमें बहुत सारी मूवीज़ बनी और 70 डिफरेंट लैंग्वेज में, 70 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको अभी तक कन्वर्ट किया जा चुका है। वन ऑफ द रिमार्केबल और द ग्रेटेस्ट सेलिंग बुक्स में है ये एक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसमें कि ये स्टोरी दिखाई गई इसकी लड़की की, है ना। चलो, हाँ फादर ही थे। उज्जवल बेटा सुधर जाओ, है ना। एना कैरिना, ये है लियो टॉल्स्टॉय की। सर स्कूल में पढ़ा था टेक्स्ट बुक में। अच्छा, स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा था क्या? मैंने तो यार नहीं पढ़ा था स्कूल में। हम्म, हम्म। पढ़ने में बोरिंग थी थोड़ी। अच्छा, पता नहीं, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं कभी से। चलिए भाई, तो अभी आते हैं एना करेना, ठीक है। ये किताब है लियो टॉल्स्टॉय की। लियो टॉल्स्टॉय भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर माने जाते हैं। ही वॉज फ्रॉम रशिया। और मतलब इनको तकरीबन लिटरेचर के लिए और पीस के लिए, दोनों के लिए लगभग 6-7 बार कम से कम टोटल मिला के नॉमिनेशन मिला था नोबेल प्राइज़ के लिए। लेकिन एक बार भी इनको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया और ये काफ़ी आज तक भी डिस्प्यूटेड है। लियो टॉल्स्टॉय का रशियन होने की वजह से बोला जाता है कि इनको नोबेल नहीं दिया गया। बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर एना करेना ध्यान रखना, माई कन्फेशन ध्यान रखना, और वॉर एंड पीस, ये 3 किताब आपको इनकी ध्यान रखनी है, ठीक है। एना करेना, माई कन्फेशन और वॉर एंड पीस। आपके फेवरेट बुक आ गई है, द इमरान हाशमी की द किस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो ये इमरान हाशमी की है। बाकी तो इनके जीवन के बारे में क्या ही बताएं आपको, आपको सबको ही पता है, सब कुछ जग जाहिर है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल्स, ये किसने लिखी है? ये लिखी है शशि थरूर ने। ग्रेट इंडियन नॉवेल के अलावा इनकी किताबें हैं जैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर विच इज़ अबाउट पीएम मोदी, अम्बेडकर अ लाइफ, एंड वाई आई एम हिंदू, ठीक है। वाई आई एम हिंदू, तो ये किताबें ध्यान रखना, ठीक है। और एक इनकी और किताब ध्यान रखना है, दैट इज़ रिसरेक्शन, ठीक है, रिसरेक्शन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ करेज एंड कन्विक्शन। ये है वीके सिंह की ऑटोबायोग्राफी, करंट में मतलब मिनिस्टर हैं, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है नोट्स में, है ना। आउटलॉ, इंडियाज़ बैंडिट क्वीन एंड मी इज़ अ नॉवल ऑफ ऑन फूलन देवी रिटन बाय रोहन मोक्साम। तो रोहन मोक्साम ने लिखी है, प्लस एक और ध्यान रखना माला सेन ने भी लिखी है, और माला सेन ने भी ये सेम लिखी है, दैट इज़ इंडियाज़ बैंडिट क्वीन है, ठीक है। इंडियाज़ बैंडिट क्वीन इनकी किताब है माला सेन की, और रॉय मॉक्साम की इंडियाज़ बैंडिट क्वीन एंड मी, ठीक है। तो फूलन देवी कौन थी जिन लोगों को नहीं पता है, तो ये जो उत्तर प्रदेश में जालौन जगह पड़ती है तो वहाँ से बिलोंग करती थी। शी वॉज फ्रॉम दी ओबीसी कास्ट आई थिंक। और ये कास्ट क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हुआ ये था इनके साथ कि इनका 11 साल की उम्र में शादी हो गई थी, देन इनका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, कुछ ने मतलब गैंग रेप किया था इनके साथ, एंड देन उसके बाद, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट के बाद ये एक बैंडिट बन जाती हैं, एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जो चंबल के बीहड़ों में होते हैं, वो डाकू तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, डकैत, हाँ तो डकैत ही बोल सकते हैं। तो ये बन जाती हैं और उसके बाद
ये खासकर जो अपर कास्ट के जो विलेजेस थे, ठाकुर ब्राह्मण्स, इनको रेड करती है और उनको लूटती हैं ये। एंड इनको जेल हुई थी, ठीक है, तकरीबन 11 साल की जेल हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1983 में, 1983 में जेल हुई थी और तकरीबन 11 साल की जेल हुई थी। क्यों? क्योंकि 20 ठाकुर यानी कि जो राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको मारा था इन्होंने, ठीक है। तो ये मैसेकर किया था 20 लोगों का एक साथ, ये जो माना जाता है, ठीक है। तो उसको लेके इनका क्या हुआ था, इनको जेल हुई थी 11 साल की। जब उसके बाद निकली थी, शी बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया, ठीक है, क्योंकि फेमस हो गई थी। पार्टी चाहे कोई भी हो, उसको जीतने से मतलब है, तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम कुछ भी करते हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे अतीक अहमद और ये सब, कैसे इनको टिकट मिल गया, क्यों मिल गया? क्योंकि पार्टी को ये एक सीट ला के दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल, आपको उससे उनको पार्टी कोई मतलब नहीं कि आप क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है। तो सपा ने इनको टिकट दिया और शी बिकेम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, जीती। एक साल बाद सीट चली गई, बट फिर से इन्होंने रीगेन कर ली अपनी सीट, लेकिन मतलब 1994 में बनी थी और 1998 में इनको जो है मार दिया एक बंदे ने, ठीक है। और वो अभी पता नहीं शायद जेल में कि नहीं, तो उस बंदे ने मार डाला था इनको, ठीक है। कुछ शेर सिंह राणा करके उसका नाम था बंदे का। 45 फियरलेस गवर्नेंस, ये किताब है किरण बेदी की। किरण बेदी आपको पता है, फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर है ना। आई एम फ्रॉम चंबल बीहड़, अच्छा चंबल के बीहड़ से हो, अच्छा बागी, हाँ। क्यों इन्हें मारा था पता नहीं यार, क्यों मारा था। अब तो यार चंबल में बीहड़ नहीं है, क्योंकि मैं भी चंबल वाले एरिया में भी, मेरा जन्म भी चंबल वाले एरिया में ही हुआ है, मेरी मम्मी वहीं से ही है, ठीक है। तो अभी तो खैर नहीं है, पहले मम्मी लोग बताती थी कि मतलब वैसे तो लूटते उठते नहीं थे, लेकिन जैसे अगर कोई पूजा वूजा करने आ रहा था ऐसे नहीं किसी को लूटते थे, वो भी साथ में आके ही मतलब सब पूजा करते थे, तो ऐसा था। लेकिन अभी तो खैर सब, अभी तो मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कुछ, है ना। फिर और अभी ना तो कभी सुना है। फेयरलेस गवर्नेंस की अगर बात करें तो किरण बेदी की जो फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर थे, और लास्ट जो इन्होंने पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड करी थी वो एज अ गवर्नर ऑफ पुडुचेरी होल्ड करी थी इन्होंने, ठीक है। 46 है पैसेज टू इंडिया, ये EM फॉस्टर की है, मतलब ये एक ब्रिटिश ऑथर हैं और इन्होंने ही एक पैसेज टू इंडिया करके किताब लिखी, जिसमें कि इन्होंने ब्रिटिश राज और इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसके बारे में बताया। खुल्लम खुल्ला ये ऋषि कपूर की है। एनीथिंग बट खामोश शत्रुघ्न सिन्हा की, इसमें कोई बताने कोई ज़रूरत है नहीं। एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्ज़ा की यह किताब है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, एस अगेंस्ट ऑड्स। तो याद है, आप ऐसे रह सकते हो कि टेनिस में जब हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स तो एक ड्यूस करके टर्म आता है ना, ड्यूस करके एक टर्म होता है, तो ड्यूस से आप रिलेट कर सकते हो एस, तो एस अगेंस्ट ऑड्स, क्लियर है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। परमार घराना डाकू घराना, बेटा इसीलिए तुमको सारी कुछ बताते नहीं, डाकू परमार, हाँ हमें पता था यही सब कमेंट आने वाली, इसी वजह से तुम लोग को कुछ बताते नहीं हैं, हाँ बागी बोलते हैं बिल्कुल। चलो भाई, वाह बैकग्राउंड काफ़ी आपका काफ़ी तगड़ा है। पान सिंह तोमर, हाँ पान सिंह तोमर ना, वहीं से थे। और मम्मी, मेरी मम्मी का नाम भी, मतलब नाम तो नहीं बता रहा हूँ लेकिन वो भी तोमर है। तोमर ही है मेरी मम्मी, ठीक है। तो क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आयुष्मान खुराना, ठीक है। तो ये आयुष्मान खुराना की ऑटोबायोग्राफी है, क्रैकिंग द कोड। स्त्री पुरुष तुलना एज रिटन बाय, तो स्त्री पुरुष तुलना किसकी किताब है ये? तो ये है ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें कि ये इस किताब को पहले ध्यान रखना मराठी में पब्लिश किया गया था। इट वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन मराठी इन द ईयर 1882। और इसमें ये बताती हैं कि स्त्री मतलब आपको होता है फीमेल, पुरुष मतलब मेल, तो किस तरह से वो एक फीमेल्स को नीचे एक काइंड ऑफ दबा के रखा जाता है, तो वो चीज़, प्लस जो लोअर कास्ट को जो दबाया जा रहा है उसको भी, उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई इस किताब के थ्रू। और ये जो सत्यशोधक समाज था, जिसको हम ट्रूथ होल्डर सोसाइटी के नाम से जानते हैं, उसकी भी ये मेंबर थी। सत्यशोधक समाज का फाउंडर कौन था ये ज़रा बताएंगे? हु वॉज द फाउंडर सत्यशोधक समाज, कब सत्यशोधक समाज बना था? स्लम डॉग मिलेनियर, ये लिखी है विकास स्वरूप ने।
क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, मराठी में पहले लिखी थी। कलिंजर डे कब होता है बेटा? 21 जून को होता है। मुझे किसी स्टूडेंट ने कल बताया कि सर आप 21 जून के दिन गए थे, मतलब कि समर सॉलिस्टिस के दिन। डीएनए काफी स्ट्रॉन्ग। डर का माहौल है। हाँ बेटा, तभी तुम लोग को बोलते हैं सुधर जाओ, सुधर नहीं रहो, और किसी दिन दिमाग खराब हुआ अगर तो चंबल ले चलेंगे तुमको। अब भीड़ों में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको, बचाने वाला कोई रहेगा नहीं, अब समझ लो। तो इसीलिए बोलते कमेंट वमेंट थोड़ा ढंग से किया करो, थोड़ा इज्जत से पेश आया करो, समझ रहे हो? इसीलिए बोलते हैं। अब समझ गए ना? तो स्लम डॉग जो मिलेनियर है, ये विकास स्वरूप की किताब है। और स्लम डॉग मिलेनियर में आपने देखा होगा जमाल करके वो बंदा होता ही है ना, जय पटेल जिनका ओरिजिनल नेम है। तो ये जमाल बंदा के भी वो खेलता है कौन बनेगा करोड़पति, एंड उसमें वो जीतता है। तो एक्चुअल में जो विकास स्वरूप है ये एक इंडियन, मतलब कोई ऑथर नहीं है, ये आईएफएस ऑफिसर हैं। इसमें जो किताब में जो इनका होता है बंदा, जो टाइटल होता है वो राम मोहम्मद थॉमस होता है। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किसका नाम था? तो राम मोहम्मद थॉमस, ये जो है इस पर्टिकुलर बुक में एक बंदा होता है राम मोहम्मद थॉमस, जिसके बारे में दिखाया जाता है ये एक वेटर होता है, और एक जो इस तरह का केबीसी जैसा शो होता है उसमें ये बहुत मनी जीत लेता है। इतनी मनी जीत लेता है कि उस शो वाले जो हैं इस पर एलिगेशंस लगा देते हैं कि इसने चीटिंग किया है, और इसको मतलब सो दैट कि मनी देनी ना पड़े। देन इसका लॉयर होता है, वो ये दिखाता है किस किस तरह से इसने पढ़ाई वगैरह करा है जिसकी ऐसे ही आंसर दे पाया है। तो उसी राम मोहम्मद थॉमस को यहाँ पे इस वाली मूवी में दिखाया गया है जमाल के तौर से। इग्नाइटेड माइंड एक इसकी किताब है एपीजे अब्दुल कलाम की, और विंग्स ऑफ फायर भी है। तो विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान रखना, है ना। धमका रहे हैं सर, देव पटेल है सर, राज पटेल नहीं, देव पटेल है। यस यस यस, धमका तो रही, धमका नहीं रहे बेटा, मतलब बस वार्निंग दे रहे हैं तुम्हें। हाँ चलो, तो अभिनय दर्पण की अगर बात करेंगे तो ये किसने लिखी है अभिनय दर्पण? तो अभिनय दर्पण लिखी है नंदी केशवर ने, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, जो क्लासिकल डांस वाला है वहाँ पर भी अभिनय दर्पण नंदी केशवर ने। और शिलापतिक्रम किसने लिखी है बताओ? रसीदी टिकट, ये है अमृता प्रीतम की, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम। डिफेंडिंग इंडिया जसवंत सिंह, जसवंत जी हैं जो इंडिया को डिफेंड कर रहे हैं। थिंक लाइक अ मंक, ये जय शेट्टी की है। जय शेट्टी है ना, पता है आपको, यूट्यूबर वगैरह हैं, काफ़ी मोटिवेट वगैरह करते हैं, लेकिन इन पर भी कभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 4-5 महीने पहले कुछ एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने कुछ फर्जीवाड़ा किया है कुछ इस तरह से। तो खैर, थिंक लाइक अ मंक ये है जय शेट्टी की। प्लेइंग टू विन ये है साइना नेहवाल की। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? याद करो, रिकॉल करो जल्दी से। हाँ, टोटल रिकॉल किसकी है? टोटल रिकॉल किसकी है, जल्दी से बताओ। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की, जिसमें और वो बोरिया मजूमदार जो है उनके साथ को ऑथर हैं वो, ठीक है। चलिए, तो अगला है हमारा, एंड दैट इज लज्जा इज रिटन बाय तस्लीमा नसरीन। तो टोटल रिकॉल किसकी है? टोटल रिकॉल है आपकी जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है उनकी। तो तस्लीमा नसरीन एक बांग्लादेशी हैं, और इन्होंने उनकी किताबें, बांग्लादेश में इनकी किताबों पर बैन लग रखा है, वेस्ट बंगाल में बैन लग रखा है इनकी किताबों पे। मज्जा जलमाची चित्रकथा, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? शांताबाई कृष्ण जी काम्बले, शांताबाई कृष्णा जी काम्बले। देवानंद, आप सभी ने देखा होगा, देवानंद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर कंसिडर किए जाते हैं इंडियन सिनेमा के। इनकी डेथ हुई थी 2011 में, और ये इनकी जो किताब है उसका नाम है रोमांसिंग विथ लाइफ, है ना, काफ़ी रोमांटिक हीरो कंसिडर किए जाते हैं। तो रोमांसिंग विथ लाइफ इनकी मतलब इनकी किताब है देवानंद की। बिल गेट्स की है द रोड अहेड। अब ऐसे याद कर लो कि जो बिल गेट्स हैं वो अपना, वो कौन था, वो छपरी चाय बनाता था, वो जिसके साथ ये चाय पिए थे, वन चाय प्लीज़, क्या नाम था उसका, डॉली चाय वाला। हम तो उसके साथ जो है रोड पे चल रहे हैं, डॉली के साथ रोड में जा रहे हैं बिल गेट्स, ऐसे कुछ इमेजिन कर लो, याद आ जाएगा रोड अहेड, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो वहाँ होने ही वाले हैं। देन इलॉन मस्क द अनऑथराइज्ड ऑटोबायोग्राफी, याद कैसे रखेंगे भाई, इनको कोई ऑथराइज नहीं करता। जब ये कुछ भी काम करते हैं तो सब बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये कर देते हैं। तो ये सबको इनको अनऑथराइज करता रहता है। तो द अनऑथराइज्ड ऑटोबायोग्राफी इलॉन मस्क। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई की है। किरण देसाई की जो मदर हैं उनका नाम है अनीता देसाई,
इनकी मदर अनीता देसाई, और अनीता देसाई की जो किताब है वो ध्यान रखिएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, वैसे तो आई थिंक होगा आगे। तो अनीता देसाई की एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फास्टिंग फीस्टिंग, फास्टिंग फीस्टिंग इन कस्टडी एंड ठीक है, फास्टिंग फीस्टिंग और इन कस्टडी दो ध्यान रखेंगे, ऑलराइट। और ये मतलब 3 बार बुकर प्राइज़ जीत चुकी हैं अनीता देसाई, जो किरण देसाई की मदर हैं। वाई एम एन अथीस्ट, ये हमने हिस्ट्री में भी देखा था, भगत सिंह जी की है। सेट द बॉय फ्री, जॉनी मर की है, जो कि एक काफ़ी म्यूजिशियन, काफ़ी बड़े म्यूजिशियन है। देन अभिनव बिंद्रा की है अ शॉर्ट इन हिस्ट्री। तो आप इसको आसानी से इस तरह से याद कर सकते हो कि शॉर्ट कौन लगाता था, शॉर्ट लगाते थे अभिनव बिंद्रा, है ना। और इन्होंने कौन से, अच्छा अभी स्पोर्ट्स मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि इन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट फॉर इंडिया, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। अ शॉर्ट इन हिस्ट्री, तो शॉर्ट कौन लगाता था ये तो पता ही होगा कि भाई ये शूटर थे, शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे उसमें। तो शॉर्ट से तो आप याद कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू की है ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी, और इनकी किताबें याद रखना, एक तो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, glimpses of world history, glimpses of world history and क्या नाम था उसका यार, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जब ये जेल में थे तो इन्होंने इंदिरा गांधी को लेटर्स लिखे थे, तो लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ठीक है। जब ये जेल में थे तो उस समय लेटर्स लिखते थे इंदिरा गांधी को, तो वो है, राइट। अगला है ऑल फ्रॉम मेमोरी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये है बीवी आचार्य की, ऑल फ्रॉम मेमोरी। फास्टिंग फीस्टिंग देख चुके हैं अनीता देसाई की। देन द ईयर्स ऑफ द रनवेज, ये है संजीव साहोटा की, द ईयर्स ऑफ द रनवेज। हरिवंश राय बच्चन जी की है द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी, द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी। और आफ्टरनून को क्या करते हैं हम, आफ्टरनून में मधुशाला जाते हैं, मधुशाला जाके क्या करते हैं वो बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो हरिवंश राय बच्चन, आफ्टरनून ऑफ टाइम और मधुशाला, मधुशाला सबको याद होगी, मधुशाला हम कब जाते हैं, आफ्टरनून, ठीक। और मृत्युंजय, ये लिखिए शिवाजी सावंत ने, बेटा राखी सावंत से रिलेट मत करना, ये शिवाजी सावंत है, मृत्युंजय इन्होंने किताब लिखी है। गोदान किसकी है, ये आई थिंक सबको पता होगा, मुंशी प्रेमचंद जी की। और उनके और कौन कौन सी किताबें हैं, गोदान के अलावा गबन है, कफन है, निर्मला है, नमक का दरोगा है, ठीक है। हम टोटल आज के लेक्चर में 100 बुक्स करने वाले हैं, 100 करने वाले हैं, बाकी की कल के लेक्चर में होंगी, ठीक है। तो बस 25 बुक्स और आपकी बची हैं। तो अदर राइटिंग्स कौन कौन सी है, गबन, गोदान, गबन, कफन, ठीक है, नमक का दरोगा, ईदगाह, मानसरोवर और निर्मला, ठीक है। इनमें से आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आई थिंक आप लोगों ने नमक का दरोगा पढ़ी होगी, लेकिन ये मैंने नहीं पढ़ी कभी, मैंने निर्मला वाली पढ़ी है, पढ़ी नहीं मतलब पढ़ाई गई है, क्योंकि अगर ना पढ़ते तो फिर 12th में नंबर ना आते हिंदी में। हिंदी में 92 मार्क्स थे बेटा अभी मुझे याद है, हिंदी में 92 थे। बिफोर मेमोरी फेट्स, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्ट, फाली एस नरीमन, ये इनका जन्म म्यांमार में हुआ था, लेकिन ही वॉज एन मतलब ही वॉज एन डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी टाइम तक एडवोकेट रहे थे, फाली एस नरीमन। तो इनकी बिफोर मेमोरी फेट्स, तो यानी कि इससे पहले कि मेरी मेमोरी तुम्हारे यादों से निकल जाए, इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा जन्म म्यांमार में हुआ था और मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा वकील था। एक दिन चीफ जस्टिस को मेरी किसी बात पे गुस्सा आया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई मी एंड माइन, ये किसकी है, ये जॉर्ज हैरिसन की है, जो कि बीटल्स बैंड से बिलोंग करते थे। बीटल्स एक काफ़ी प्रख्यात बैंड था इंग्लैंड का, और ये इंडिया में भी काफ़ी मशहूर है। अगर आप उत्तराखंड कभी जाएं ऋषिकेश, तो वहाँ बीटल्स आश्रम मिलेगा, जी हाँ, बीटल्स के नाम पे एक आश्रम मिलेगा, क्योंकि ये जो बीटल्स ग्रुप है ये काफ़ी प्रभावित हो गए थे। एक बाबा थे जिनका नाम था महेश योगी, उत्तराखंड के ऋषिकेश में रहते थे, और ये सब बैंड यहाँ पे घूमने आया था इंडिया में, और इतने ज़्यादा प्रभावित हो गया मेडिटेशन और इन सब से, इंडियन रिलीजन हिंदुज़म कल्चर से, कि ये यहीं पे रुक गए, यहीं पे रहने लगे ये, ठीक है। इनका परमानेंट रहने के लिए थोड़ा बहुत स्थान दे दिया, यहीं पे आप मेडिटेशन करते थे, यहीं पे कॉम्पोजिशंस बनाते थे। ये तकरीबन आई थिंक 4-5 लोग आए थे पूरे बैंड के, पूरा बैंड ही था 4-5 लोगों का, और मतलब बहुत 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 फेमस बैंड है ये बीटल्स, ठीक है। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन फॉरेन में, इंग्लैंड वगैरह में बहुत फेमस है ये। तो ये लोग आए थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मतलब
एक दो लोग तो शुरू में ही चले गए थे क्योंकि उनसे हो नहीं पा रहा था, बाकी जॉर्ज हैरिसन और एक और थे, ये रुके रहे थे लास्ट तक। लेकिन फिर ये एकदम से ये दोनों लोग भी चले जाते हैं, एकदम से 2-3 लोग भी ये जो थे ये भी चले जाते हैं एकदम से बिना बताए और काफ़ी गुस्से में। और वहाँ पे जाके एक कॉम्पोजिशन बनाते हैं, उसका नाम था सेक्सी सैडी। और इसमें मतलब काइंड ऑफ जब इनसे पूछा गया कि क्यों एकदम से ये गए और उसके पीछे रीजंस तो ऐसा कभी खुल के नहीं बताया, लेकिन ये माना जाता है कि इन्होंने मतलब या फिर इनका कहना भी है कहीं कहीं पे, इन्होंने इस चीज़ को बताया भी है इन्होंने, एंड दैट इज़ कि इन्होंने योगी जी को, ठीक है, महेश योगी जो जिनको ये काफ़ी गुरु मानते थे, जो कि खुद को सेलेबल बोलते थे यानी कि एकदम ब्रह्मचर्य, वो काइंड ऑफ मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट में थे, ठीक है, अपनी ही एक फीमेल से, और एक इनकी जो बैंड की ही एक फ़ीमेल थी उनके साथ, और एक इनकी जो मतलब काइंड ऑफ डिसाइपल थी उनके साथ। तो वो चीज़ इन लोगों को मतलब एकदम से ख़राब लगी और उन्होंने तुरंत जो है यहाँ से चले गए थे। लेकिन आज भी इनके नाम पर आश्रम है ऋषिकेश में। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये है वर्गीज़ कुरियन की। और वर्गीज़ कुरियन जो आप अमूल आज सुनते हैं, तो अमूल एक कोऑपरेटिव यानी किसी की एक आदमी की वो कंपनी नहीं है अमूल की, अगर आपको पता हो। पानी पी लो सर। पी लेते हैं, तुमने बोला है। पानी के बगल में मैगी भी रखी हुई है, खाई नहीं है बेटा आज मैगी, एकदम अकड़ जाएंगी क्लास के एंड तक। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे काफ़ी मोनोपोली वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वर्गीज़ कुरियन को क्रेडिट जाता है। और देख सकते हैं रतन टाटा जी की फ़ोटो है, दोनों ही वन ऑफ द ग्रेट, जैसे रतन टाटा है वैसे वर्गीज़ कुरियन भी वन ऑफ द ग्रेट। आप समझ लो ये जो आज अमूल है उसकी वजह से ना जाने कितने किसानों का जो है आज फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो अमूल से जो फ़ायदा होता है वो डायरेक्टली किसानों को जाता है। सच कोई एक बंदा ऐसा नहीं कि जिसकी एक कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, एक कोऑपरेटिव है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। तो इन्होंने ही सब किसानों को एक साथ किया, एकजुट किया, और यहाँ पर अमूल जो जिसको पूरा फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, उसकी इन्होंने शुरुआत करी थी। और इन्होंने ही क्रेडिट जाता है इंडिया में वाइट रेवोल्यूशन, जिसको कि हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, जो कि मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है, जो एकदम मिल्क प्रोडक्शन एकदम इन्होंने बहुत तेज़ी से बढ़ाया, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड रिगार्डिंग मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति का इनको फादर बोलते हैं। वाइट रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क। आत्मकथा ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एना चांडी जी की। हमने देखा था शी इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट विमेन हाई कोर्ट जज ऑफ इंडिया, तो ये केरला हाई कोर्ट की जज थी। आत्मकथा। बॉयज़ डोंट क्राई ये किसकी है? मेघना पंत की है, कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के जो है पैंट में, मतलब ऐसे कुछ याद कर सकते हो, मतलब ठीक है। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी, कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी, तो ये काफ़ी डिस्प्यूट में रहते हैं, आपको पता है। टाइसन जी है ना, माइक टाइसन काफ़ी डिस्प्यूट में रहते हैं। आपको पता है वो वीडियो देखा है, कान नोच खाया था इन्होंने एक बंदे का, जब एकदम पीक में थे, अपने एक्सट्रीम एकदम पीक में चल रहे थे, तो उस समय एकदम पीक में ही थे, मतलब कान और एक का काट खाया था इन्होंने। तो काफ़ी डिस्प्यूटेड फिगर हैं, तो इन्होंने बोला अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, ठीक है। याद रहेगा माइक टाइसन के बारे में। अगला 81, एंड दैट इज़ एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, ये किसने लिखी? लुइस कैरल ने, ठीक है। तो लुइस कैरल, ठीक है। एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, लुइस कैरल। अगला है ट्रुथ, ये तो कर चुके हैं, ट्रुथ लव एंड लेटेस्ट मैलिस, अनुराधा रॉय, स्लीपिंग ऑन जुपिटर। तो तुम्हें मूवी याद होगी, पता नहीं मूवी का हेरा फेरी थी, पता नहीं शायद कौन सी थी, जिसमें कि हाँ वो हेरा फेरी थी, इसमें बोलता है मेरी अनुराधा, वो सुनील शेट्टी है ना, तो मेरी अनुराधा। तो जो अनुराधा इतनी परेशान हो गई सुनील शेट्टी से, तो कि वो जुपिटर में चली गई। याद ही तो करना है, ठीक है। तो जुपिटर में रहती है अनुराधा। और जुपिटर के बताओ जरा, जुपिटर के बारे में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा रखा है ज्योग्राफी में। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क एंड एमा, ये लिखिए जेन ऑस्टिन ने,
ठीक है। तो जुपिटर के बारे में हमने पढ़ा, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, 4 सबसे बड़े मून्स हैं जिनको गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज गैलीलियो गैलीलाई ने इनको अपने टेलीस्कोप से डिस्कवर किया था। लार्जेस्ट इज गैनीमेड, ना सिर्फ जुपिटर का बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का। ये सबसे शॉर्टेस्ट रोटेशन करता है सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में, यानी कि 9 घंटे और 55 मिनट में, लगभग 10 घंटे में हम बोल सकते हैं कि ये अपना एक रोटेशन पूरा कर लेता है अपनी एक्सिस पे। सबसे देर में एक रोटेशन कौन सा प्लैनेट पूरा करता है? डेविल्स एडवोकेट, ये करण थापड़ की है। करण थापड़ है ना, ये भी एक लेफ़्ट विंगर ही है, और मतलब जो भी लेफ़्ट विंगर होते हैं उनके ये लेते भी रहते हैं इंटरव्यू, है ना, यूट्यूब पे। अ नेशन इन मेकिंग, ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के रिगार्डिंग हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। तो नेशन इन दी मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। अगला है एंड दैट इज़ हिंद स्वराज। तो सबसे स्लोएस्ट रोटेशन टाइम किसका है, यानी कि वीनस का है, ठीक है। 243 जो अर्थ डेज़ हैं उसमें अर्थ का एक दिन कंप्लीट होता है, ऑलराइट। बाकी महात्मा गांधी के तो यार हम देख चुके हैं, एंड दैट आर जैसे कि हिंद स्वराज, ये हम पहले देख चुके हैं। हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, है ना, द स्टोरी ऑफ, मतलब इनकी ऑटोबायोग्राफी है। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और हिंद स्वराज हो गया, ठीक है, हिंद स्वराज, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला है दैट इज फर्स्ट कांग्रेसेशन। नहीं भैया, फर्स्ट कांग्रेस का सेशन हुआ था क्या, इन्होंने किया था? मोदी को पानी पिलाया था क्वेश्चन पूछ के, हाँ। करण थापड़ ने जब क्वेश्चन पूछे तो मोदी जी पानी मांग दिए थे बोले तो पानी मिलेगा क्या, फिर जो है उठ के चले गए थे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, याद आया कुछ? यंग इंडिया जो है लाला लाजपत राय ने लिखी है, और न्यू इंडिया कॉमनवील नहीं है, सॉरी, ये कॉमनवील होगा। ये भी हम पहले देख चुके हैं। एनी बेसेंट की भी स्पेलिंग गलत है, यहाँ आई आएगा। और एनी बेसेंट ने बोला था कि ये जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं यहाँ पर, ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ना कि इंडिया के फ़ायदे के लिए। उस टाइम का धोनी था गांधी। अच्छा, कैसे कैसे? चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्ती बनी रहे, हाँ, दोस्ती बनी रहे बोले थे दोस्ती बनी रहनी चाहिए। चलो भाई, तो आनंद मठ की अगर बात करेंगे तो ये लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने और इसी में ही उन्होंने किस रेबेलियन के बारे में, रिवोल्ट के बारे में बताया था, और यहीं से वंदे मातरम भी लिया गया। तो इसमें इन्होंने सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बताया था, है ना, सन्यासी रिवोल्ट। चलिए, अगला है 91 एंड दैट इज़ संगीत कला प्रकाश। ये रामकृष्ण बुआ वाजे ने लिखी, रामकृष्ण वजे, ठीक है। देन इन दी आफ्टरनून, ये कर चुके हैं यार, ठीक है, रिपीटेड है। फास्टर देन लाइटनिंग, तो कौन लाइटनिंग से भी तेज भागता है? अपना यूसेन बोल्ट, है ना, तेज बहुत भागता है यूसेन बोल्ट। सल्ट्री डेज, ये शोभा डे ने लिखी है, सल्ट्री डेज। हाफ स्टोरी, बनारसी दास जैन। व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग, तो रनर हैं हारुकी मुराकामी, इनकी किताब है ये। देन मार्क ट्वेन की हकलबेरी फिन, ये इंपॉर्टेंट है, हकलबेरी फिन और द गिल्डेड एज, अ टेल ऑफ टुडे। तो ये किसकी, मतलब मार्क ट्वेन की हकलबेरी फिन और अ टेल ऑफ टुडे, ये भी काफ़ी बड़े ऑथर कंसिडर किए जाते हैं। पंडित रविशंकर, हमारे द ग्रेट पंडित रविशंकर जी, इनकी किताब है माई लाइफ माई म्यूज़िक। और एक और किताब मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो, रागमाला, याद है? रागमाला भी इनकी काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी है, रागमाला। माई लाइफ माई म्यूज़िक और रागमाला ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सर कभी मुखर्जी नगर आइए, यहाँ जलवा है आपका। क्या बात कर रहे हो, सच में? सही बताओ, जलवा है क्या अपना और पंडित रविशंकर जी के बारे में बताओ कि इनको भारत रत्न क्या मिला था, इनके भाई का नाम क्या था, ये सारी चीज़ें भी पढ़ें। और ये क्या बजाते थे? इनके ब्रदर का नाम क्या था? नेक रोटेशन, हाँ। तो इनके ब्रदर का नाम था उदय शंकर, जिनको कि फादर ऑफ फ्यूजन डांस या फिर फादर ऑफ हाई डांस के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने वेस्टर्न डांस को और इंडियन डांस को मर्ज कर दिया था। एंड सितार प्लेयर थे। एंड भारत रत्न इनको मिला था इन द ईयर 1919। ही वॉज द सेकेंड म्यूजिशियन टू गेट दिस अवार्ड। 5 बार ग्रैमी मिल चुका है। पहला मिला था किसके लिए? वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, राइट।
माई लाइफ माई वाइफ्स। नाइट प्लेयर, अच्छा नाइट प्लेयर नहीं था, ये सितार प्लेयर थे। तुम लोग गलत चीज़ों से जल्दी इंस्पायर हो जाते हो नहीं। हम्म। हाँ जी, दिल्ली में सारी, अच्छा। हम्म। तो तुम लोग इन सारी चीज़ों से जल्दी से इंस्पायर हो जाते हो, क्यों? यहाँ पे जिस चीज़ से तुम्हें इंस्पायर होना चाहिए कि यार मतलब अपने फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट है, उससे इंस्पायर नहीं होना है। बाकी चीज़ों से तुम लोग जल्दी इंस्पायर हो जाते हो, है ना। काफ़ी लोगों ने इंस्पिरेशन ले भी लो कि हम भी जो है एक में सेटल नहीं करेंगे, है ना। बहुत मार खाओगे बेटा, प्रेमानंद जी को सुना करो। द कोवर्ड एंड द स्वॉर्ड, ये किसकी है? जुगल हंसराज जी की है ना। ऐसे याद कर लो कि कोवर्ड ने, यानी ये एक डरपोक था, उसने स्वॉर्ड के साथ जुगलबंदी करी, जुगल हंसराज। एंड द लास्ट बुक फॉर द टुडे इज प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टिन की। ठीक है, प्राइड एंड यूजुअली, अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा कभी कभी सितार नहीं बजाते थे, बहुत हो जाते थे तभी इतने। और किस घराने से थे? और इनकी जो पहली वाइफ थी वो कि क्या बजाती थी, जल्दी से बताओ। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे रैंडम कुछ पूछूंगा, जल्दी जल्दी आपको रैंडम रिकॉल करना पड़ेगा। तो इनकी वाइफ का नाम क्या था? अन्नपूर्णा देवी, वो सुरबहार की प्लेयर थी। और क्या पूछा था? हाँ, मेहर घराने से। मेहर घराने के फाउंडर कौन थे? अलाउद्दीन खान थे, है ना। और उनके बेटे थे अली अकबर खान, और अन्नपूर्णा देवी उनकी बेटी थी। क्लियर है? राधे राधे सर जी, राधे राधे बेटा। वो वाली फीलिंग आ रही है पुकी बाबा वाली। सर टॉप 5 बुक्स जो आप किसी को सजेस्ट करें पढ़ने के लिए कौन सी होंगी? टॉप 5 बुक्स, एक तो है क्या नाम है, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर है। जो मैंने सबसे पहले बुक पढ़ी थी ना, सबसे पहले आई थिंक वो थी दी पावर ऑफ नाउ। सब चीज़ के देखो कारण होते हैं। जब आप किसी, जैसे मान लो कि आपको दर्द हो रहा है पैर में, ठीक है, तो आप पैर वाली जो मलहम लगाओगे ना, तो वो आपको जो मज़ा देगी, जो यूटिलिटी देगी, वो नेक्स्ट लेवल होगी। अगर किसी को मतलब हाथ में दर्द है वो लगा लेगा, तो आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो उस समय क्या था, मेरा एक मतलब जब टाइम था काफ़ी टाइम पहले, तो उस टाइम पे मतलब मेरे को कुछ मेंटल इश्यूज़ थे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो ऐसा कोई था नहीं उस टाइम पे, इंटरनेट वगैरह भी ज़्यादा नहीं हुआ करता था तो, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन तो उस तभी मुझे पता चला था मतलब किताब के बारे में, मतलब द पावर ऑफ नाउ। एक जर्मन फिलोसोफर है, उनका नाम है, क्या नाम है यार, एकार्ट टोल, ठीक है, एकार्ट टोल। तो और मैंने पढ़ी थी, क्योंकि यार मेरे दिक्कत थी कि भाई कैसे मतलब नाव में रहा जाए, मतलब प्रेजेंट मोमेंट पे रहा जाए। तो वो पढ़ी थी। देन एक लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, काफ़ी अच्छी किताब है। और आपको देखता हूँ, मेरे पीछे ही रखी है ना। एक मैंने शू डॉग भी लिया था। दी ऑल केमिस्ट मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ना है, टाइम नहीं मिल पाता ना। एक तो मतलब पहले थोड़ा सा मैं पढ़ लेता था, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं बुक नहीं पढ़ पा रहा हूँ कोई भी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे अभी काम चल रहा है, तो उसमें यार बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है ना। और जो चीज़ जिस पे काम चल रहा है, जिस पे अनाउंसमेंट आने वाला है कुछ टाइम बाद, तो उसमें काफ़ी टाइम निकल रहा है, तो अभी तो नहीं पढ़ पाता हूँ। लेकिन हाँ, पहले मैंने पढ़ी है, जो शू डॉग मंगवाई थी ये फिलनाइट की, लेकिन ये मत पढ़ना क्योंकि मतलब वैसी टाइप है ये। मतलब मुझे वैसी टाइप किताबें अच्छी लगती हैं कि भाई अगर मेरे पास कम टाइम है, 2 पन्ने भी पढ़ूँ तो उससे कुछ सीखने को मिल जाए। वैसी टाइप मुझे अच्छी नहीं लगती, नावल टाइप की, भाई मैं पूरी पढ़ रहा हूँ ऑटोबायोग्राफी शुरू से अंत तक, जब पढ़ूँगा तब पता चलेगा कि अच्छा ये हुआ वो। वैसे टाइप मैंने काफ़ी मंगाई हैं ऐसी, तो मुझे जची नहीं वो किताबें उस तरह की। और तो सबका अपना टेस्ट अलग अलग होता है। मेरा टेस्ट है कि भाई एक किताब है, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन वो ठीक है, वो मेरी सीक्रेट बुक है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं काइंड ऑफ क्या बोलेंगे उसको, स्वाभिमानी नहीं, थोड़ा पता नहीं क्या वर्ड है उसके लिए बोलता है, तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन उस तरह की मुझे काफ़ी बुक्स अच्छी लगती हैं। उसमें 2-3 पन्ने होते हैं, उसमें वो कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। और जो मैंने लेटेस्ट में जो किताब पढ़ी थी वो काइंड ऑफ थोड़ा सा इस पे थी कि टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, है ना, लीडर्स की क्या क्वालिटी होती हैं। तो वो आई थिंक शायद आपको अभी ज़रूरत ना हो पढ़ने की,
है ना, आपको ये हो कि थोड़ा मोटिवेशनल टाइप कैसे हो, है ना। रिच डैड पुअर डैड, यस, सॉरी सॉरी सॉरी, अजीत नेगी ने जो बुक लिखी रिच डैड पुअर डैड, आई थिंक आपको पता होगा, ये मेरे सबसे पहले शायद मैंने पढ़ी थी, शायद या तो ये थी या तो एक हाथ टोले वाली पावर ऑफ नाउ थी, ये मैंने पढ़ी थी। और ये मतलब भाई के पास थी, तो वहाँ से मैंने पढ़ी थी इसको, है ना। तो वो भी काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग। जब आप कि अगर मान लो जॉब लग जाए, आप बहुत ज़्यादा अगर खर्चीले हैं, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे अगर कोई इन्वेस्टमेंट का मैं लेता ही नहीं हूँ कि भाई सेविंग करो, बिकॉज मैं मतलब बहुत बड़ा सेवर हूँ, मतलब मेरा तो कुछ खर्चा ही नहीं होता है सच बताऊँ तो। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे 200 ऐसे 150 200 वाली टी शर्ट है जो भी मैं पहन के बैठा हूँ, और ऐसे लोअर, ठीक है, निक्कर भी, और आएगा गर्मी तो निक्कर, और कभी कभी तो टी शर्ट भी नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब मेरे खर्चे तो एकदम मिनिमल हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे बोलेगा कि भाई ये ली किताब पढ़ लो कि किस तरह से सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है सेव करने की। मुझे लोग बोलते हैं खर्चा करने के लिए, ऐसा नहीं मैं कंजूस हूँ, लेकिन मतलब खर्चा किया नहीं जाता मेरे से, पता नहीं क्यों, बचपन से आदत बचपन की आदत है, ठीक है। और बाकी जो मुझे लगती हैं अच्छी, वो थोड़ा सा इसी तरह लगती है कि भाई कुछ ना कुछ लाइफ के किसी के बारे में सीखने को मिले, और वो काफ़ी कम पेजेस में सीखने को मिले, 2-3 50 शेड्स ऑफ ग्रे। आप भी बता सकते हो, आप भी बता सकते हो पोर्टफोलियो कितना है सर। टाइम मैनेजमेंट, हमारे एक मैसेज नहीं देखते और 100 रुपये में इतनी बात। अरे भाई बुक्स का आज लेक्चर था तो इसलिए बता रहे थे, नहीं बोलेंगे अब। द मैन हु सोल्ड इज़ फरारी, ये भी अच्छी किताब है, यस, हमने लेकिन पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी टाइप भी बुक्स मुझे थोड़ा सा अच्छी लगती हैं, कॉन्वर्सेशन स्पिरिचुअलिटी टाइप जो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा मेरा ये जो है ना द मैन हु सोल्ड हिज फरारी, तो काइंड ऑफ वैसा टाइप ही मेरा माइंडसेट है। अब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्या बनना, लेकिन लेकिन थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ टाइम बाद, पता नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो कभी नहीं सोचा था टीचिंग करूँगा, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पता नहीं, लगता है मुझे कि कुछ टाइम बाद, ठीक है, मतलब मैं कहीं पे पहाड़ों वगैरह में पाया जाऊँगा, पता नहीं, जो भी हो। ऐसा लगता है मुझे, मन होता है मेरा, ठीक है, कि ये सारी चीज़ों से कट जाऊँ, ऐसा टाइप। नहीं, क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके, क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसके, बिकॉज मैं क्या क्वेश्चन कराऊंगा अब। एटॉमिक हैबिट, हाँ अच्छी है, यस। इकिगाई भी, हाँ इकिगाई में वो कॉन्सेप्ट है कि व्हाट यू लव, है ना, एंड व्हाट सोसाइटी वांट्स, और जिससे आप अर्न कर सकते हो, तीनों चीज़ों का एक काइंड ऑफ होना चाहिए। वात्सायन क्यों कर रहे हो बेटा। कितना सेविंग किया होगा आपने वाला फ्यूचर, आपने कितना सेविंग किया आपने। अरे बेटा, हम अपने लिए नहीं करते हैं, किसी दूसरे के लिए क्या करेंगे सेविंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मतलब सेव करना है कि कुछ, मुझे मतलब नहीं है भाई उस चीज़ से, ठीक है। कई बार तो मैं जाता हूँ और कोई मतलब पता चला पैंट मेरे 10 रुपये सिर्फ पड़े हुए हैं, तो काफ़ी बार डांट भी पड़ती है कि कहीं कुछ मतलब फंस जाओ या कोई मांग ले तुमसे रुपए, तो तुम्हारे पास तो रुपये ही नहीं रहता है, कहीं 10 रुपये पड़े हुए हैं कहीं। और पता है, अब तुम्हें फन फैक्ट बताता हूँ, मेरे पास पर्स नहीं है, मेरे पास आज तक मैंने कभी पर्स नहीं, एक मतलब लेके आई थी मम्मी और वो भी खो गया। क्योंकि मैं कभी पर्स कैरी नहीं करता हूँ, बस थोड़ा इधर डाल लेता हूँ, 500 1000 रुपये, अगर थोड़ा दूर गया और इधर उधर गया तो इसे 50-60 रुपये बस। फ़कीर आदमी जी। झोला झोला उठा के निकल पड़ते हैं। बेटा क्वेश्चन के आंसर बता दो कुछ, दैट इज़, जल्दी से बताओ कि फास्टिंग फीस्टिंग किसकी है। राजयोग कर्म योग पढ़ो सर, ये भी पढ़ रखी है मैंने, ये है मेरे पास दोनों, बहुत बहुत पतली पतली है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ स्पिरिचुअल टिल्ट होना चाहिए आपका, नहीं तो फिर आपको अजीब लगेगी। आप कर्म योग पढ़ सकते हैं, लेकिन अगेन स्पिरिचुअल टिल्ट नहीं होगा ना तो आपको लगेगा यार नहीं नहीं नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं कि हमारी अच्छी शादी हो, कई लोग के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, है ना, अच्छी शादी हो और ये दहेज वहेज ये सब लो होता, तो वो आपको उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ थिंकिंग से डेविएट कर देगा, बिकॉज उसमें लिखा हुआ है कि आपको भाई सर्विस के लिए आप काम कर रहे हो, सर्विस के लिए ही काम करो लोगों की। और काफ़ी लोग वो चीज़ को डाइजेस्ट कर नहीं पाते हैं कि भाई सर्विस के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं ना, तो इसलिए, है ना।
तो फास्टिंग फीस्टिंग बताइए जल्दी से। एंड बताइए हंग्री टाइट्स बताइए। एंड रिवर ऑफ स्मोक बताइए। एंड अ रूम ऑन द रूफ, अ रूम ऑन द रूफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, फास्टर दैन लाइटिंग, फास्टर दैन लाइटिंग, एंड टेस्ट ऑफ फास्टर दैन लाइटिंग, और एक और बता दो, दैट इज स्ट्रेट ड्राइव। स्ट्रेट ड्राइव और रिकॉल करना है बेटा, नहीं तो चाहते तो हम आज ही के लेक्चर में सारा निपटा देते, लेकिन इसलिए नहीं निपटाएं क्योंकि रिवाइज करके आना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई, हंग्री टाइड अमिताभ घोष, ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक अमिताभ घोष, अ रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड, टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, रेस लगाते थे, फास्टर दैन लाइटनिंग यूसेन बोल्ट, स्टेट ड्राइव आपका सुनील गावस्कर, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट कपिल देव, है ना। तो आप रिवीजन करेंगे, बाकी तो क्वेश्चन आज आपको नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन कल मिलेंगे जब सारी बुक्स हो जाएंगे, और क्विज भी तभी आपका बनेगा। ऑलराइट, थैंक यू, मिलते हैं कल विद द पार्ट 2। आई होप यू लाइक द लेक्चर। लेट्स मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू।